आज जबलपुर सफरनामा में हमारे साथ जफर संजरी साहब हैं। और जफर संजरी साहब का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में ये बताना चाहूंगा कि वो इन दिनों जबलपुर एक खास उद्देश्य को लेकर आए हैं। जबलपुर में रंगावरण नाट्य समूह द्वारा सीता वनवास नाटक की मंचन की तैयारी हो रही है। और जफर संजय साहब के बारे में मैं ये दर्शकों को या देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि वे जो कि बहुत प्रसिद्ध हम लोग सुनते आते हैं पारसी थिएटर के लिविंग लीजेंड है। और जफर संजय साहब जो ये नया नाटक है तैयार किया जा रहा है रंगावरण नाट्य समूह द्वारा, जिसको अक्षय सिंह ठाकुर और उनके साथ ही तैयार कर रहे हैं, उस नाटक की तैयारी करने के सिलसिले में जफर संजय साहब का जबलपुर आगमन हुआ। उसमें संगीत की तैयारी, पूरा संगीत का वो तैयार कर रहे हैं। और लगभग ये 45 दिन की रेसिडेंशियल वर्कशॉप है। इसमें खाली जबलपुर नहीं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से रंगकर्मी आकर इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। तो जफर संजय साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि सीता वनवास जो नाटक है जी जी वो पारसी शैली में हाँ, इसका मंचन होना है। बिल्कुल। तो हमारे बहुत सारे दर्शक नाटक तो देखते आ रहे हैं, नाटक के पुराने सुधी दर्शक हैं, लेकिन दरअसल पारसी शैली है क्या? पारसी शैली जी एक्चुअली पारसी शैली से पारसियों की कम्युनिटी का कोई नहीं है, ताल्लुक नहीं है। जी। जैसे बहुत सारे लोग तो पारसी थिएटर सुन के ऐसा लगता होगा उनको कि ये इसमें पारसी काम करते होंगे, और ये ऐसा नहीं है। जी। पारसी थिएटर से पारसियों के कोई खान पान का, पहनावे ओढ़ावे का, उनकी संस्कृति का कोई सरोकार नहीं। पारसी थिएटर ये इसलिए कहलाया चूंकि जो पर्शिया से पारसी, यहाँ जो लोग पर्शियन आए थे वो यहाँ आगे पारसी कहलाए। पारसी तो यहाँ हम लोग पारसी कहने लगे, वो तो पर्शियंस थे। जी जी। तो वो यहाँ व्यापार करते थे गुजरात प्रांत में। जी, समुद्र के तट से वो गुजरात में बिल्कुल प्रविष्ट हुए जी। और वहीं पर उन्होंने अपना जो व्यापार आरंभ किया। जी। तो उस सिलसिले में वो अपने व्यापार के सिलसिले में इंग्लैंड तक जाया करते थे। जी। अच्छे बड़े व्यापारी थे वो लोग। तो वहां जाकर के जब वो अपना व्यापार करते थे तो बीच बीच में जब उन्हें अवसर मिलता था तो मनोरंजन वगैरह करते थे। जी। तो उस मनोरंजन करने के सिलसिले में वो जाते थे ग्लोब थिएटर। जी, ग्लोब थिएटर शेक्सपियर का जो थिएटर था। जी। जो क्या कहते हैं कि 15th सेंचुरी में बना था। जी। तो वो जाके वहां प्ले देखते थे तो उनको लगता था इसमें डांस भी हो रहा है, इतने अच्छे संवाद बोले जा रहे हैं, क्या कॉस्ट्यूम ड्रामा है, और कितना अच्छा है सब कुछ। जी। कितना प्रभावशाली है, और लोग टिकट ले लेके देख रहे हैं। तो बड़े प्रभावित हुए लोग इस विधा से प्रभावित हुए, और इसी से प्रभावित और प्रेरित होकर वो गुजरात में उन्होंने पारसी थिएटर की स्थापना कर दी। अच्छा, उन्होंने पारसी थिएटर की स्थापना की। जी। तो पारसी थिएटर की स्थापना की जब, तो पारसी थिएटर इसलिए कहलाया क्योंकि पारसियों ने इसकी शुरुआत की थी। जी। वो इसके मालिकान थे, प्रोप्राइटर थे। जी। ऑर्गेनाइजर थे। जी। तो इसलिए इसको पारसी थिएटर। और ये संभवतः 1853 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। जी जी बिल्कुल। तो आप 3 लोगों का जिक्र करते हैं जिन्होंने पारसी थिएटर की शुरुआत करने वाले। बिल्कुल, वो फ्राम जी गुस्ताद जी एक तो थे। जी। एक थे धनजी भाई। जी। हाँ, पेस्टन जी धनजी भाई। हाँ, बड़े बड़े आड़े टेढ़े नाम रहे हैं। जी जी जी। तो निकल जाता है सर। जी। पेस्टन जी धनजी भाई थे, और एक थे नाना भाई रानीना। जी। तो फ्राम जी गुस्ताद जी, पेस्टन जी धनजी भाई और नाना भाई रानीना। जी। ये 3 हस्तियां ऐसी थीं जिन्होंने शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया। जी। और फिर इसको पूरे के पूरे भारत में 15 वर्षों के अंदर अंदर स्प्रेड कर दिया। जी। मतलब जो शुरुआत गुजरात से हुई। जी। और उस समय तो गुजराती ही लैंग्वेज भाषा इसकी में ही पारसी शैली में किया जाता था। हाँ, नेचुरली जब गुजरात प्रांत से शुरू हुआ तो वहां के जो लोग थे
तो उसी भाषा में तो जिस प्रकार आपने बताया कि 15 साल में इसने पूरे देश में मतलब फैल गई, अपनी अपनी जगह बना जी, तो वहां फिर उनकी अपनी डायलेक्ट और अपनी भाषाओं में ये होने जी लगा। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, ये थिएटर जो है जी ये प्रोफेशनल थिएटर की तरफ बढ़ता गया। जी जी पहले शुरू में तो ऐसा नहीं होता था जी इतना ज्यादा जी कि टिकट वगैरह लगाया जाए। जी शुरू में तो ऐसे ही दिखाया जाता था, जी लेकिन बाद में इसको टिकट लगा के दिखाने लगे जी जी और इसमें काम करने वाले लोगों को वेतन दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे ये प्रोफेशनल थिएटर हो गया जी। और इसी को कमर्शियल, इंडिया का पहला कमर्शियल थिएटर भी कह सकते हैं। और उस समय ये थिएटर कंपनी भी कहलाने लगी। हाँ, थिएटर कंपनी, कंपनियां कहलाने, जी जी ये कंपनियां हो गई, कंपनियां हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर कंपनी, कोई पारसी थिएटर नहीं कहता था, जी जी, थिएटर कंपनी कहते हैं, थिएट्रिकल कंपनी, जी जी, थिएट्रिकल कंपनी। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि हम कलाकारों जो थे पारसी उसके, क्योंकि जब तक कोई चीज प्रस्तुत की जाएगी उसको लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि इसमें ऐसे कौन से लेखक हुए जिन्होंने सबसे अधिक उनका योगदान, कंट्रीब्यूशन रहा है? सबसे ज्यादा योगदान रहा है आगा हसन कश्मीरी जी, एक राइटर जो ड्रामा निगार रहे जी, और दूसरे राधेश्याम कथावाचक, जी, राधेश्याम कथावाचक, जी, और एक नारायण प्रसाद मिश्र भी थे। जी, तो नारायण प्रसाद बेताब, हाँ, मिश्र नारायण प्रसाद बेताब, जी। तो ये तीन जो थे बहुत ही प्रोमिनेंट ड्रामा निगार थे, जी, नाटककार थे, जी, जिसमें से सबसे ज्यादा मकबूल हुए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और जिनके ड्रामे बहुत ज्यादा खेले जाने लगे, वो थे आगा हसन कश्मीरी। जी जी। अब जैसे अभी ये सीता वनवास भी, वो भी उन्हीं का लिखा है। हाँ, ये जो अभी जो होने वाला है, जी जी, ये भी उन्हीं का ही लिखा। जी जी हाँ, जी जी। और एक और चीज होती है कि हम लोग कई सालों से, अगर जो हिंदी फिल्में जी की जो शुरुआत हुई, तो पहले तो वो मूक थी, फिर उनमें आवाजें आई। तो उस समय के दो बड़े कलाकारों का जिक्र होता है, उसमें पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी, और एक मोतीलाल जी, और मोतीलाल जी भी। तो ये भी तो सब अब जो इनका अभिनय था इस पर पारसी थिएटर का पूरा असर था। ये इन सबका बैकग्राउंड पारसी थिएटर था जी, क्योंकि शुरुआत पारसी थिएटर से ही हुई है जी। उससे पहले थिएटर होता ही नहीं था जी जी, लगभग। मतलब ये थिएटर रंगमंच के माध्यम से फिल्मों में आए। जी जी, बहुत समय पहले जो प्राचीनतम जो समय था जी, उस समय संस्कृत थिएटर हुआ करता था जी, संस्कृत भाषा में। जी। तो कुछ समय तक चलते चलते फिर एकदम वो बंद हो गया। कालिदास के जो नाटक, कालिदास के जो होते थे, बोधायन के जो नाटक होते थे, इस तरह के जो नाटक होते थे, वो इसलिए बंद हो गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। जी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपने तरीके से चलती थी, जी। तो ऐसे में कौन संस्कृत नाटक देखे होंगे, तो नहीं, फिर बंद हो गए थे। फिर उसके बाद यही शेक्सपियरियन स्टाइल में, ये एक्चुअली पारसी थिएटर जो है ये शेक्सपियरियन स्टाइल है जी, जो शेक्सपियर अपने स्टाइल में किया करते थे जी। जैसे वो राइम में नाटक लिखते थे, राइम में, तो आगा हसन वगैरह ने, इन्होंने सबने राइम में ही नाटक लिखे, मतलब पूरे काव्यात्मक उसमें संवाद, और जो बिल्कुल कलाकार रहते तो वो भी मंच पर काव्यात्मक संवाद बोलते थे। उसमें जो है प्रोज में नहीं होते थे, पोएट्री में होते थे। तो अपन इस रूप में कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी, मतलब जो हिंदुस्तान का असली थिएटर था वो पारसी थिएटर था, क्योंकि उसमें हिंदी, उर्दू सभी खड़ी हिंदी, आंचलिक भाषा, सभी का समावेश था। बल्कि तो उसको हम हिंदुस्तानी थिएटर भी कह सकते हैं। बिल्कुल, वो मिली जुली भाषा थी। जी जी। उसमें मुझे एक दोहा याद आता है जी, कि न खालिस उर्दू जी, न ठेठ हिंदी जी, न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो जी, अलग रहे दूध से न मिस्री, डली डली दूध में घुली हो। इस तरह का एक दोहा भी इसी पारसी थिएटर की भाषा पर ही, उनके कथानक की भाषा पर ही ये दोहा। जी जी। और दूसरा एक और चीज है कि जहां हमने पहले मतलब लेखकों की बात की, फिर पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी की बात की, तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो बहुत कहीं ना कहीं एक कलाकार से प्रभावित है, वो है रघुवीर यादव, अनु कपूर और रंजीत कपूर, है ना जी, मतलब कपूर परिवार। और इनके पिताजी मदन लाल कपूर जी का थिएटर कंपनी हुआ करती थी, जिसमें रघुवीर यादव सबसे पहले घर से जाकर उसमें भर्ती हुई। बिल्कुल, यही जबलपुर से। जी 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 जी।
और आपने भी उनके साथ काम किया है 10-12 वर्ष 10-12 वर्ष काम लगातार। किया है जी। तो मैं ये जानना चाहता था कि उस समय एक पारसी थिएटर की तो सबसे अनिवार्य शर्त थी जी और वो आज भी बनी रहती है, वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है कि जो कलाकार है उसका एक अच्छा गायक होना, हाँ है ना जी। बिल्कुल तो पारसी जो शैली का नाटक है उसमें एक व्यक्ति को अच्छा गायक भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना जी। क्योंकि इसके अंदर गाने होते थे जी और हीरो हमेशा गाने गाता था, जी। गाने गा गा के आगे संवाद बोलना, फिर गाना गाना जी पड़ता। जी तो वो तो कंपलसरी था कि वो एक जो इसका एक एक्टर हो, जी खास तौर से मुख्य एक्टर, जी मुख्य पात्र, जी वो सिंगर हो, जी सिंगिंग कर सके अच्छी सी। रघुवीर भाई बहुत अच्छी सिंगिंग करते थे, जी इसलिए बहुत सारे हीरो किरदार रघुवीर भाई किया करते थे स्टेज पर, बिकॉज ऑफ गुड सिंगर। जी वो बड़ी अच्छी आवाज थी रघुवीर भाई की। हाँ तो दूसरा ये कि हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि संजरी साहब का जो जन्म है वो मतलब पारसी जो थिएटर के प्रांगण में के प्रांगण में ही हुआ है। यूं मान तो के चलिए, मतलब आपको घुट्टी में, हाँ गुट्टी में मेरी 3 पीढ़ियां इसी में, 3 पीढ़ियां आपकी रही मेरे हैं। नाना ने शुरुआत की, फिर जी उसके बाद मदर भी इसमें ही थी, जी तो जाहिर है मेरा जन्म हुआ, मैं भी इसी में जी बड़ा हुआ, पला बड़ा। जी जी और मेरी जन्मभूमि पारसी थिएटर का प्रांगण है और पारसी थिएटर का मंच मेरी कर्मभूमि। कर्मभूमि। हाँ और दूसरा बात यह है कि भारत में, क्योंकि जफर साहब 1977 से लगभग 94 या 97 तक जी लगभग पारसी थिएटर से दूर रहे और उससे जुड़े रहे मॉडर्न थिएटर से, मॉडर्न थिएटर सब जो हम आधुनिक जो आधुनिक जो रंगमंच से रहा, जी जी उससे हम जुड़े रहे। जी हबीब साहब के नया थिएटर से शुरुआत की थी मैंने, जी जी श्री हबीब तनवीर जी हबीब तनवीर के नया थिएटर से जी शुरुआत की करके, जी और फिर वहां पर मंडी हाउस में दिल्ली में जी जो थिएटर का एक पूरा गढ़ है, जी थिएटर का ही नहीं पूरे हमारी कला संस्कृति जितनी भी ललित कलाएं हैं उन सब का गढ़ है जी मंडी हाउस जी। तो वहां पर मैं कोई 25-26 वर्ष लगातार रहा जी। तो वहां की मुख्तलिफ रेपर्टरी कंपनीज में मैंने काम किया जी। सबसे पहले नेशनल रेपर्टरी कंपनी में ही काम किया जी। तो उसके बाद दिल्ली आर्ट थिएटर ग्रुप था एक, वो शीला भाटिया जी का, उनके ग्रुप में काम किया। फिर लिटिल थिएटर ग्रुप था IL दास साहब का, उसमें काम किया। फिर श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, उसकी रेपर्टरी कंपनी में काम किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाते आते रहे, वहां के बहुत सारे प्रोडक्शंस करता रहा, रेडियो पर जाता रहा, दूरदर्शन करता रहा। तो उसी में कम से कम 35 एक वर्ष निकल गए। फिर मैं दर्शकों को यही बताना चाहता था कि भारत में जो फिर से पारसी थिएटर को रिवाइव करने का एक तरह से पूरा श्रेय जफर साहब को जाता है ना? तो मैं ये जानना वही मैं चाहता हूँ कि ये फिर कहाँ से फिर से शुरुआत हुई जो अचानक देखिए ये तो पक्की बात है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लगातार पारसी थिएटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां के जितने भी जिम्मेदार शख्सियत हैं उन सबको ये अच्छी तरह से मालूम है कि पारसी थिएटर के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आज भी वो अगर एक एक्टर कोशिश करे तो पारसी थिएटर सीख के कंप्लीट एक्टर बन सकता है। हाँ, उसको डांस आ सकता है, गाना आ सकता है, अभिनय की कला और बहुत सारी मूवमेंट्स और ये सारी चीजें। तो वो लगातार ट्रेनिंग दिलवाते हैं पारसी थिएटर की। पहले हमारे जो जिन्हें मैं चचा जानी कहता था वो थे जनाब मास्टर फिदा हुसैन साहब, उनको बुलाया जाता था LSD में, उनके द्वारा जो तालीम दी जाती थी पारसी थिएटर की। तो उसके बाद फिर आप तो कोई उतना ज्यादा फिर रहा नहीं कोई। फिर उसके बाद श्री रंजीत कपूर को बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, हम लोगों ने भी काम किया पारसी थिएटर में, पारसी थिएटर सिखाया बच्चों को वहां जाके। लेकिन बाहर इतना ज्यादा थिएटर नहीं होता था, वहां पर ट्रेनिंग के तहत ही होता अच्छा, बस वो ट्रेनिंग मतलब कलाकारों को दी गई, बाहर मतलब दूसरे नाट्य समूह नहीं कर रहे थे इतना ज्यादा। लेकिन फिर एक नाट्य समूह जो है परिवर्तन समूह ग्वालियर का जो जिसके अयाज खान साहब जिसके सर्वे सर्वा थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम पारसी थिएटर करना चाहते हैं। और मैंने कहा चलिए करते हैं, और लैला मजनू से शुरुआत की।
वो मकबूल हो गया, अच्छा गया वो। जी उनकी टीम ने बहुत मेहनत से किया, पारसी थिएटर को उन्होंने एक तरह से दोबारा से मतलब स्थापित किया, पुनर्स्थापित कर दिया जी कि हाँ पारसी थिएटर में अभी बहुत बहुत प्रतिष्ठित कर दिया अभी उसको। हाँ जी कि आखिर गुंजाइश है। जी गुंजाइश है। जी फिर उसके बाद मैंने दिल्ली दरबार वहाँ एक प्ले और कर दिया, वो बहुत लाजवाब प्ले है जी सुलेमान अली आसिफ का। जी तो वो प्ले मैंने वहाँ कर दिया, वो उससे भी अच्छा हो गया, मतलब जनता उसको भी पसंद कर रही है, पसंद कर गई, सराहा गई। जी तो इस तरह करके हमने फिर पारसी थिएटर इधर उधर, जैसे फिर मुझे बीए ने बुलाया, भारतीय तेलुगु नाट्य अकादमी बुलाया जाने लगा। जी फिर मुझे मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में बुलाया जाने लगा। जी तो ऐसे करते करते वहां से जो बच्चे सीख के निकले हैं, अब जैसे अक्षय है, अक्षय एमपी में मेरे छात्र रहे हैं जी, लेकिन आज वो पारसी थिएटर भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी तो ये चूंकि वहां से सीख के आया। हाँ, ये उनकी 2 साल पुरानी योजना है, काफी दिनों से लगे थे और अब जाकर वो फलीभूत हुई। अब हाँ बिल्कुल, अब कार्यान्वित हो रही है। जी जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चे अगर वहां से ट्रेनिंग लेके ना निकले होते पारसी थिएटर से, जहां मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, तो ये प्ले भी सामने ना आया होता। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से उर्दू एकेडमी लखनऊ में 4 नाटक में करके आया, अलग अलग मछली खरीहूर और इस तरह की यहूदी की लड़की और सब। वहां पर भी एक ग्रुप ने भी फिर दोबारा से लैला मजनू रिवाइव कर दिया। तो इस तरह से करके अब दोबारा से उसमें लौट रहा है। जी। तो मैं एक चीज और भी आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा था जफर साहब, कि क्योंकि ये जो चीजें हैं लिखी गई, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रही है, हस्तांतरित हो रही है, पारंपरिक है ना जी, पारंपरिक हो रही है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो चाहे म्यूजिक हो। जी जी। तो क्या अभी हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था की गई है, कोई आर्काइव बनाया गया है कि जहाँ पर जो म्यूजिक्स है उनको सुरक्षित रखा जाए, स्क्रिप्ट को रखा जाए, या अभी ऐसा कुछ हो पाया है पारसी थिएटर तक? तो अभी मेरी नॉलेज में तो अभी नहीं हुआ है। वैसे होना जरूरी है, होना चाहिए क्योंकि ये धरोहर है हमारी। जी जी। तो कहीं मतलब रखे, लोग उसका उपयोग कर सके। हाँ साहब, और ये बहुत सारे लोगों की एक फर्ज है जी, जो लोग संरक्षण कर रहे हैं जी कला का, उस तरह की डाइंग आर्ट जिसे कहते हैं। जी जी। ये भी एक तरह का डाइंग आर्ट है, मतलब ये कब अब रहे तो है नहीं लोग। तो ये, और मैं भी जाने वाला हूँ, तो अब तो बिल्कुल ही कोई नहीं। मेरा और अन्नू का भी एक प्रोग्राम हुआ था, जश्न रेख्ता, उसमें तो अन्नू ने माइक लेके सामने कह दिया कि मेरे और इसके अलावा है नहीं कोई हिंदुस्तान। अच्छा, रेख्ता के कार्यक्रम में? हाँ, रेख्ता के प्रोग्राम में कह दिया। जी जी जी। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि हम लोग ही आखिरी बचे हैं। जी, मैं हूँ, अन्नू कपूर है, रघुवीर भाई हैं जी, रंजीत कपूर साहब है। हाँ जी, हम लोग ही। तो अब हम लोग भी जो है चला चली की बेला में है। नहीं, मतलब जैसे कि ये जो तमाम नेशनल एनएसडी है या हर स्टेट में आजकल ड्रामा स्कूल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में इन चीजों को, वैसे जब मैं अभी हम सीन वर्क करने जाते हैं, जैसे मैं जाने वाला हूँ मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा में जी, तो जो मैं सीन वर्क हम लोग करवाते हैं जी, जो प्रोडक्शन करवाते हैं जी, वो उसका वीडियो बना के रखा हुआ तो है, रखते तो है जी, लेकिन फिर भी इसका बाकायदा एक इसका फलक बहुत बड़ा है, इस काम भी बड़ा है, इस काम को करना चाहिए। इसके लिए अलग से एक परियोजना तैयार करनी चाहिए जी, एक योजना बनानी चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए कि पारसी थिएटर को लेकर, और इस तरह से इसकी मतलब इसकी जो स्क्रिप्ट है, उसका जो म्यूजिक है, ये सब चीजों को, और पुराने लोगों को पकड़ के, जानकार लोग जिनको वो धुनें याद हैं, जिनको वो स्टाइल अच्छी तरह से मालूम है, जिन्होंने वो थिएटर जिया है, किया नहीं जिया है। हमने तो थिएटर किया नहीं, जिया है, वो वाली बात है जी। और थिएटर आप लोग ने उसको बिल्कुल धर्म की तरह जिया है। हाँ साहब, हमारा आपका तो पूरा सब कुछ वो है, हमारा मंदिर मस्जिद वही है। तो जफर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और 15 मार्च को सीता बनवास देखेंगे, पूरा म्यूजिक आपने तैयार किया है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी बातचीत का जो समापन हो जी, अंत नहीं, समापन हो, ये तो सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया, हम आगे भी बात करेंगे जी जी। तो इस बातचीत का जो समापन है जी, तो सीता बनवास का कोई भी आप छोटे से अगर एक गीत से कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। सीता बनवास का गीत मेरे विचार से जी, इस राज को राजी रहने दीजिए तो क्योंकि ज्यादा समय नहीं है जी, और क्या हो, कच्चा पक्का चीज जो होती सामने आती है उसका एक अलग वो नहीं, तो हम ये चाह रहे हैं, अभी ना इस वक्त हारमोनियम सामने है। अच्छा, मेरा गला काम नहीं कर रहा।
हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये बात पक्की है जी कि आपको संगीत अच्छे से सुनाई देगा जी, और पता चलेगा कि हाँ कुछ चल रहा है। कुछ काम किया गया है, बड़ा काम किया गया है जबलपुर की धरती पे, है ना जी। हाँ, जी, तो हमारी आपको शुभकामनाएं। पहले तो मेरा मन हुआ कि सुना दूं, जी पर वो बात वो पैदा होनी नहीं है। जी, तो क्योंकि क्या है कि नहीं नहीं, वो भी रहस्य रहने दीजिए। हाँ और हमारे देखने वाले भी चाहे हो, मतलब ये कोशिश करें हाँ कि वो उस दिन उसको मतलब रूबरू हाँ हाँ, खुद रूबरू, हाँ, तरंग में देखें। जब वो तरंग में, 15 तारीख को नाटक हो तो वो तरंग ज्यादा बेहतर होगा। तरंग में, पूरी तरंग में देखें। जी, तरंग में देखें। और मैं दर्शकों को ये भी बोलना चाहूंगा कि जब भी वो रंगकर्म देखें, ये ललित कला परफॉर्मिंग आर्ट है, तो वो टिकट खरीद कर जरूर हाँ नाटक को साहब, ये निवेदन है कि थिएटर वालों के हाथ मजबूत कीजिए, टिकट लेके देखें। एक पहली चीज, दूसरी चीज ये कि इसके इसके स्पॉन्सर्ड बनिए सर। आप लोग आइए, थिएटर को मदद कीजिए। ये हमारी जो कला है, इसको आप ही लोग संभाल सकते हैं। तो कृपया देखने आइए और बच्चों को सराहिए, देखिए कैसा काम किया बच्चों, बहुत पूरी मेहनत से कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि थिएटर को जितना हो सके, थिएटर को ही नहीं, हमारे जितनी भी ललित कलाएं हैं, जितना हो सके, जिससे जो हो सके वो करना चाहिए, वो मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। नमस्कार, मैं रघुवीर यादव। जबलपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तरंग ऑडिटोरियम रामपुर में एक बड़ा खूबसूरत नाटक होने वाला है, सीता बनवास, जो लिखा गया है आगा हश्र कश्मीरी द्वारा। और इसका जो निर्देशन है वो अक्षय सिंह ठाकुर कर रहे हैं। और इसका म्यूजिक आया है, ये तो बस पूछिए मत। ऐसी शख्सियत जो कि जन्म से ही पारसी थिएटर से इनका ताल्लुक रहा है, वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि किस कदर खूबसूरत नाटक होगा ये। और आप सिर्फ तारीख याद रखिए, 15 मार्च शाम को 7 बजे तरंग ऑडिटोरियम रामपुर जबलपुर। तो देखना न भूलिए। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सभी पूरी टीम के लिए। और निवेदन है जबलपुर वासियों से कि ऐसा मौका ना छोड़े। धन्यवाद।